औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान अली आरिफ एडवोकेट, और आपको बात करना चाहते हैं प्योरली लीगल पैराडाइम में और कानून की पगडंडियों से और कानून की राहदारियों से। जनाबे वाला हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो स्टैम्प एक्ट, स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं, ये स्टाम्प एक्ट जो नाफिज था वो था 1899 का। पाकिस्तान बनने से भी पहले गुज़िश्ता सदी का एक एक्ट था जो आज तक पाकिस्तान में नाफिज था, और उसके तहत स्टाम्प वेंडर्स के लाइसेंस हुआ करते थे। आप कभी कोर्ट गए हों तो कोर्ट के प्रेमिसेस में आपने देखा होगा कि कुछ बाबा जी, कुछ पुराने लोग वो स्टाम्प पेपर यहाँ से हासिल करें, स्टाम्प वेंडर लाइसेंस याफ्ता स्टाम्प वेंडर, वो लिखा होता था। उनसे आपको स्टाम्प पेपर इशू कराने पड़ते थे और अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री करते थे, और फिर जब वो मामला कभी कभार कोर्ट्स में जाता था तो फिर स्टाम्प वेंडर्स को बुलाना पड़ता था, उनकी शहादत करानी पड़ती थी कि जी ये स्टाम्प पेपर मैंने जारी किया था और ये स्टाम्प पेपर असली है और मैंने इसको जारी किया था। अगर स्टाम्प वेंडर्स आके शहादत नहीं देता, बहुत सारे केसेस में हुआ कि फिर वो एग्रीमेंट ही डिसबिलीव हो गया, उस पर कोर्ट ने यकीन ही नहीं किया कि स्टाम्प वेंडर को एज ए शहादत पेश नहीं किया गया जो कि स्टाम्प पेपर को जारी करने वाला था, लिहाजा ये जो शहादत है उसकी कोई हैसियत नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस तरह डैमेज हुआ। और ऐसा भी होता है कि आप स्टाम्प पेपर जारी करवाते हैं और फिर इशू बनता है, कोर्ट में आते हैं तो पता चलता है कि स्टाम्प वेंडर साहब जो अमूमी तौर पर बूढ़े लोग होते हैं, यानी अक्सर वकला जब वो वकालत इसके पेशे से हो जाते थे थोड़ा सा परेशान, तो कहते यार स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस ले लो, एक जगह बैठेंगे शाम तक को दाल रोटी रोज़ी मिल जाएगी। या कुछ रिटायर्ड लोग जो है जब महकमे से रिटायर्ड होते थे तो वो कहते थे यार स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस ले लो, अपने मोहल्ले में दुकान ले लेंगे या कोर्ट में जाके बैठ जाएंगे तो लोगों को स्टाम्प इशू करेंगे, रोज़ी मिल जाया करेगी। अब उसका हो गया ख़ात्मा। वो कैसे कि अब ई स्टाम्प पेपर तो था ही, अब ई स्टाम्प पेपर को जारी करने के लिए जो स्टाम्प वेंडर की बीच में एक वो थी ना कि एक स्टेज थी, या स्टाम्प वेंडर का वास्ता जो था ख़त्म। अब आप ख़ुद बैठिए लैपटॉप में, मोबाइल में बैठिए, अपना नाम दीजिए, एक फॉर्म है उसे फिल कीजिए और आपके अपने मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर OTP कोड आएगा उसे दीजिए, अगली स्टेज में चला जाएगा। फिर आपका डाटा देने के बाद आप स्टाम्प पेपर को जब डाउनलोड करना चाहेंगे तो एक OTP कोड आएगा, आप उसको दीजिए। तो फिर जब आप उसको स्टाम्प पेपर को डाउनलोड करेंगे तो जनरेट करने के बाद उस पर फिर एक OTP कोड आएगा जो आप देंगे तो आपका स्टाम्प पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और ये प्रोटेक्टेड होता है, जो लास्ट में OTP कोड आएगा उसी OTP कोड को आप दोबारा दीजिएगा तो ये वो जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा, तो आप उसका प्रिंट ले लीजिए। आपको एग्रीमेंट करना है, आपको बयान हल्फी देना है, आपको कोई भी मुआहदा करना है, आप स्टाम्प वेंडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना स्टाम्प पेपर जारी करवा सकते हैं और उसे डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब ये मामला हो गया ख़त्म, स्टाम्प वेंडर्स की छुट्टी। अब स्टाम्प वेंडर जो है वो बेरोज़गार हो गए। तो आपको चाहिए कि आप ये सारा काम खुद करें। इसका फ़ायदा ये कि जब आप खुद करते हैं तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाता है, 2 नंबरी नहीं हो सकती। जो आपने खुद जारी कराया हुआ है आपके अपने मोबाइल पर, ज़ाहिर है वो मोबाइल आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। तो जब भी आपके मोबाइल पे OTP आएगा, अगर वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है तो वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं OTP, वो आपके उस पर नहीं आएगा, आप जारी नहीं करवा सकेंगे। अब ये भी चक्कर ख़त्म है जी, मैंने जारी नहीं कराया था, किसी और ने जारी करा के जाली तैयार कर लिया था, वो कहानियाँ। और आपको पता है हम तो ये काम करते हैं, 20 केसेस नहीं सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो इस तरह की प्रोविजंस पे हैं जी। फ़लाँ ने मेरा नाम से जारी करा के जाली स्टाम्प पेपर बना लिया, जाली एग्रीमेंट बना लिया, जाली रजिस्ट्री बना ली, मुझे तो पता ही नहीं, मेरी प्रॉपर्टी बेच के चले गए। और ख़ास तौर पर जो बेवा ख़वातीन थी या जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं, वो बाहर होते हैं तो पीछे से उनकी प्रॉपर्टियाँ बेच के लोग चलता हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो अब इसका ख़ात्मा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ख़ुद को इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल कर रहे हैं, और ये यकीनन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। और अब जैसे आप देख रहे हैं कि अदालतों में वीडियो लिंक पर आप शहादत भी दे सकते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए आप जो है वो पेश भी हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद बल्कि अभी वकला में बात हो रही थी कि यार जाने की क्या ज़रूरत है, जब वीडियो लिंक में ही पेश होना है तो फिर हम चल कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में क्यों जाएँ, अपने दफ्तर में क्यों नहीं। मैं यहाँ दफ्तर में बैठा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में होता है मैं अपने दफ्तर में ही लैपटॉप ऑन करूँगा और मैं कोर्ट रूम में चला जाऊँगा इलेक्ट्रॉनिकली, और वहाँ जाके मैं अपना केस प्लीड कर दूंगा। और फिर ये भी हो रहा है कि इतने थब्बे बनाकर और इतने सारे बंडल बनाकर डॉक्यूमेंट्स के क्यों जमा किया जाए, उन्हें स्कैन किया जाए और इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल कर दिया जाए और वो उसका डाटा मेंटेन हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये भी होना चाहिए और आने वाले वक्त में हम समझते हैं कि हो जाएगा।
شاید ہماری زندگی جب تک وفا کرے نہ کرے، لیکن آنے دور کے جو والے دور کے جو وکلا ہوں گے وہ شاید بڑے اسمارٹ ہوں گے، اور وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر نہ صرف کیس تیار کر لیں گے بلکہ کیس سبمٹ بھی کر لیں گے اور کیس کو پلیٹ بھی کر لیں گے، اور دفتر میں بیٹھے بیٹھے ہی اس کے فیصلے بھی آ جائیں گے۔ اور شاید آنے والے دنوں میں یہ بڑی بڑی عدالتیں اور بڑے بڑے ہٹو بچوں پروٹوکول اور ججز کی گاڑیوں کے آگے پیچھے روٹر کی گاڑیاں اور یہ کانوائے اور یہ یاشیاں یہ بھی نہ ہوں۔ ججز کو بھی کہا جائے کہ اپنے گھر بیٹھو اور آپ اپنے سامنے اسکرین لگائیں اور آپ الیکٹرانکلی کیس سنیں، اور ڈیجیٹل وے میں جا کر آپ سائل کی بات بھی سنیں، وکلا کے دلائل بھی سنیں، اور وہاں سے آپ فیصلہ بھی دے دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت سارا پیٹرول اور بہت ساری سیکورٹی اور اربوں روپے پاکستان کے بھی بچ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی جلد ہونا چاہیے۔ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔